अप्रेंटिसशिप इस भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये यहाँ महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के भविष्य को तय करने का आधार है। डिजिटल एजुकेशन वहीं अप्रेंटिसशिप को लेकर के आज पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसके माध्यम से आज हजारों युवक, सैकड़ों उद्योग संस्थान डिजिटल एजुकेशन के इस अप्रेंटिसशिप मुहिम का सक्रिय हिस्सा बने हैं। अप्रेंटिसशिप को अगर आप बहुत ही बेसिक तरीके से समझना चाहें तो इसमें नैप्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इस देश के उद्योगों को और इस देश के युवाओं को समर्थ बनने में और आपस में एक दूसरे के प्रति पूरक बनने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। साउथ कोरिया जो भी डेवलप कंट्रीज है जहाँ पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, वहाँ पर अप्रेंटिसशिप 90% तक एक्सेप्टेंस है और उतना वो प्रयोग में लाया जाता है। तो ये अप्रेंटिसशिप उस पूरी बड़ी प्रॉब्लम का शायद एक वन वे सिंपल सॉल्यूशन है। नमस्कार, मैं शशांक गुप्ता डिजिटल एजुकेशन के इस स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण और विशेष चर्चा में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है निशांत राघव जी। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। ये विषय आने वाले युवाओं के भविष्य को तय करेगा। ये विषय आने वाली सरकार की नीतियों को बताएगा कि कैसे हम स्किल एजुकेशन या कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बदलाव कर सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों को एक बेहतर मार्गदर्शन के साथ स्वागत कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो हमारा मुख्य विषय है वो है अप्रेंटिसशिप। आजकल ये अपने आप में गंभीर विषय है, एक चर्चा का विषय है। बहुत सारी इसमें क्वेरीज, कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज़ को लेकर बच्चों के मन में। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस अप्रेंटिसशिप के माध्यम से सरकार किन नीतियों के तहत बच्चों को, कैंडिडेट्स को भविष्य के रिगार्डिंग उनको बेहतर कह सकते हैं मार्ग दिखाना चाहती है और इंडस्ट्री का इसमें क्या रोल रहेगा। मैं फ़िलहाल एक बेसिक प्रश्न के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अप्रेंटिसशिप को लेकर आप थोड़ा सा इसमें एक भूमिका के साथ बताइए कि क्या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है और इसकी मुख्य धाराएं क्या हैं। सबसे पहले शशांक जी धन्यवाद, आपने डिजिटल एजुकेशन को इस विशेष कार्यक्रम में बुलाया और इतने गंभीर विषय अप्रेंटिसशिप जैसे विषय पर आपने आज ये चर्चा को रखा। डिजिटल एजुकेशन अप्रेंटिसशिप को लेकर के शुरुआत से बहुत ही गंभीरता से काम कर रहा है। अप्रेंटिसशिप इस भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये यहाँ महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के भविष्य को तय करने का आधार है। इस अप्रेंटिसशिप को अगर आप देखें तो ये अप्रेंटिसशिप आने वाले समय में इन युवाओं के सपनों को पंख देने का काम अप्रेंटिसशिप करेगी। अप्रेंटिसशिप एक मामूली सा विषय नहीं, अप्रेंटिसशिप अपने आप में एक गहन स्किलिंग से जुड़ा हुआ एक विषय है। अप्रेंटिसशिप किसी भी एक युवा को उसके कार्य क्षेत्र में एक महारत हासिल करने का एक प्रामाणिक आधार है। जिस अप्रेंटिसशिप को लेकर के आज देश में लाखों युवा इसका लाभ ले रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन वहीं अप्रेंटिसशिप को लेकर के आज पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसके माध्यम से आज हजारों युवक, सैकड़ों उद्योग संस्थान डिजिटल एजुकेशन के इस अप्रेंटिसशिप मुहिम का सक्रिय हिस्सा बने हैं। अप्रेंटिसशिप अपने आप में किसी युवा की अकुशलता को कुशलता की ओर ले जाने वाला एक अस्त्र है, जिसको प्रमाण पत्र के माध्यम से सिद्ध किया जाता है कि एक अप्रेंटिसशिप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है। अप्रेंटिसशिप को अगर आप बहुत ही बेसिक तरीके से समझना चाहें तो इसमें नैप्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जो MSD, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इस देश के उद्योगों को और इस देश के युवाओं को समर्थ बनने में और आपस में एक दूसरे के प्रति पूरक बनने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। तो अप्रेंटिसशिप के बारे में ये डिजिटल एजुकेशन का अपना विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आई थिंक काफ़ी डिटेल में बताया और जैसा कि मैं आपको बहुत ध्यान सुन रहा था, आपने अप्रेंटिसशिप शब्द का इस्तेमाल काफ़ी बार किया। तो मुझे लगता है कि डिजिटल की इस स्कीम, इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को लेकर बहुत बड़ी योग्यता है और शायद इंडस्ट्रियल में जो गैप है, जो कैंडिडेट्स के साथ, जो बच्चों के साथ जो गैप है, वो शायद अप्रेंटिसशिप इसका सॉल्यूशन है और डिजिटल इसका एक बहुत बड़ा समाधान लेकर बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का पथ प्रदर्शन कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सवाल की मुख्य धाराओं में कुछ मेरे पर्सनल सवाल भी हैं जिनको मैं काफ़ी बार इंडस्ट्री से रूबरू होते हुए समझता हूँ।
अभी भी ज़्यादातर सरकार की नीतियाँ, सरकार की जो स्कीम प्रोग्राम्स हैं, उनको लेकर लोगों के मन में डाउट रहता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। लोगों को लगता है कि अगेन ये कोई स्कैम ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, या फिर एक ऐसी स्कीम जो इंडस्ट्रीज़ की रेगुलर प्रैक्टिसेस को बाउंड ना करे या उनमें और प्रॉब्लम, विघटन पैदा ना करे। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अप्रेंटिसशिप विदेशों में, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अदर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अप्रेंटिसशिप का एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे डेटा के अनुसार, जो भी डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ पर टेक्निकल बहुत डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, वहाँ पर अप्रेंटिसशिप 90% तक एक्सेप्टेंस है और उतना वो प्रयोग में लाया जाता है इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में। तो इस पर आप थोड़ा प्रभाव डालें कि। शशांक जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से इस डिजिटल ग्रुप के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर अर्जुन मिश्रा को इस बात के लिए उनकी सराहना करूंगा कि उन्होंने इस अप्रेंटिसशिप और ट्रेनीशिप के प्रोग्राम को जिस तरह से डिजिटल में अपने खुद के कर्मचारियों, डिजिटल परिवार के सदस्यों के अंदर इसको उन्होंने रोपा है। डिजिटल परिवार पूरी तरह से आज अप्रेंटिसशिप और ट्रेनीशिप को समर्पित है। हमें ये समझना पड़ेगा कि इस देश का युवा केवल एक जनसंख्या मात्र नहीं है। इस देश का युवा कल को इस देश की विचारधारा को आगे लेकर के और इस देश को सशक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। बस अगर कमी थी तो उसके स्किल को और निखारने की और उस स्किल को प्रमाणित करने की। भारत सरकार ने इस दिशा में अप्रेंटिसशिप को और सरल बनाया। जहां पहले 1961 अप्रेंटिसशिप एक्ट के माध्यम से अप्रेंटिसशिप पहले से प्रचलन में था, बट अगर आप 2016 से पहले देखें तो अप्रेंटिसशिप में इतना बड़ा नंबर कभी भी एंगेज नहीं किया गया था। अप्रेंटिसशिप को भारत सरकार ने नैप्स के माध्यम से, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के माध्यम से इतना सरल और उद्योगों के प्रति इतना इसको उदार बनाया कि हर उद्योग जिसके अंदर 29 प्लस 30 से अधिक कर्मचारियों की संख्या है वह भी इसको कर सकता है। उनके लिए ये अनिवार्य भी बनाया ताकि युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिले। और वहीं युवाओं के लिए जिनकी योग्यता 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, या वो ITI है या वो डिप्लोमा पास है, प्रत्येक वर्ग विशेष का युवा अप्रेंटिसशिप का लाभ ले सकता है। और हर एक वो उद्योग संस्थान जो इस देश में 29 से अधिक कर्मचारी अपने साथ रखता है वह इसको करने के लिए अनिवार्य बनाया। अप्रेंटिसशिप को सरल बनाने की दिशा में भारत सरकार ने इसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री किया। NSDC के माध्यम से भारत सरकार ने ऑप्शनल ट्रेड का इसमें विकल्प लेके आया, जिसके माध्यम से आज सैकड़ों TPA इस अप्रेंटिसशिप को और मजबूत बना रहे हैं और ज़्यादा इसको धरातल पर इसको उतार पाए हैं। और इसके माध्यम से आज लाखों युवक और युवतियां सक्रिय रूप से इस अप्रेंटिसशिप का लाभ ले रहे हैं। यह अप्रेंटिसशिप उनके जीवन में जहां एक और उनको आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है स्टाइपेंड के माध्यम से, वहीं भारत सरकार भी इसमें उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करके उन युवाओं को इस अप्रेंटिसशिप की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी पहल कर रही है। तो अप्रेंटिसशिप आने वाले समय में इस देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले। आपने सच कहा कि अन्य देशों में अप्रेंटिसशिप ही एक मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से वो देश आज उत्पादन क्षमता में नंबर 1 बने, उनकी गुणवत्ता में सुधार आया और इस सब में अप्रेंटिसशिप ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और आज भारत भी बहुत तेजी से अपने युवाओं को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से इसी धारा में आगे ले जा करके इसको और ज़्यादा सशक्त बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी, इतना डिटेल में जो आपने अप्रेंटिसशिप के बारे में बोला है। मैं हज़ारों लोगों को सुन चुका हूँ अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग, और काफ़ी लोग इंडस्ट्री के हों चाहे वो अदर प्रैक्टिसेस में हों, वो अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करते हैं थ्रू वेरियस रीज़न। लेकिन जितना डिटेल में आपने बताया ये अपने आप में एक सराहनीय है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा तहे दिल से आपका। मेरे आपके ही इस पूरे व्याख्यान से कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं परिचित हूँ, परंतु मैं चाहूँगा जो हमारे दर्शक हैं उन तक वो चीज़ें साफ और क्लियर मैसेज जाएं ताकि उनके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई क्वेरी ना रहे। सबसे पहले तो जैसे कि आपने मेंशन किया कि ये एक एक्ट है विच इज़ डेवलप्ड इन 1961, एम आई राइट? जी। दूसरा मेरा प्रश्न है कि इसको और बेहतरीन तरीके से या कह सकते हैं आसान तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें नैप्स करके एक स्कीम को ऐड ऑन किया गया विच इज़ टेक्निकली एक्सेसिबल फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज, राइट? जिसमें आपने मेंशन किया कि 30 प्लस
जहाँ पर भी वर्किंग लोग हैं वो मेंशन कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इसमें किस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को हम कैटर कर सकते हैं। देखिए शशांक जी, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जहां आप इन चीज़ों को देखते हैं कि अप्रेंटिसशिप को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां भी समाज में हैं। जी जी राइट। कई संस्थान, कई संगठन इस बात से डरते हैं कि शायद अप्रेंटिसशिप भारत सरकार का कोई एक ऐसा एक्ट है जिसके माध्यम से यदि हम गए तो भविष्य में हमको किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, या एक नया कंप्लायंस का हमारे यहाँ एक विंडो खुल जाएगा। तो कंप्लायंस को मैं माफ़ी चाहूँगा बात करते हुए, कंप्लायंस को आज भी इंडस्ट्रीज़ अपने आप में एक समस्या की तरह देखते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, तो वो अप्रेंटिसशिप भी उनको एक प्रॉब्लम ही नज़र आता है लगता है। मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा है जो आज भी अप्रेंटिसशिप को करने से इसलिए डरता है। मैं उनको इस बात को लेकर विश्वास दिलाना चाहूँगा, आज की अप्रेंटिसशिप को भारत सरकार ने बहुत ही सरल और सबकी पहुंच में लाया है। ये पहुंच में लाने के मकसद से ही डिजिटल एजुकेशन जैसे और भी बहुत सारे टीपीएस को इसके अंदर लाया गया, ताकि इसको लेकर के जो भ्रांतियां हैं उनको वो ग्राउंड पर जाकर के उनको वो फिक्स कर सकें। अप्रेंटिसशिप को लेकर के हर वो संस्थान जो मैन्युफैक्चरिंग में है, चाहे वो ट्रेडिंग में है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, हॉस्पिटलिटी हो, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल हो, टेलीकॉम हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, एविएशन सेक्टर हो, किसी भी तरह के सेक्टर के अंदर अप्रेंटिसशिप को बहुत ही सरलता के साथ लागू किया जा सकता है। अप्रेंटिसशिप को करने से संस्थान को बहुत बड़ा लाभ है। मैं आपको इस पर थोड़ा जोर देना चाहूँगा, जो भी उद्योग इसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने से वो अपना भविष्य के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। मैं इस सवाल पर निशान जी आऊँगा, फिर भी मैं लेकिन अपने बैक टू जो मेरा प्रश्न था, ताकि मैं अपने दर्शकों को थोड़ा संक्षेप में बता पाऊँ, क्योंकि अभी भी मार्केट में उस तरह का एक भ्रांति डेवलप्ड है जिसको शायद तोड़ने में समय लगेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद डिजिटल एजुकेशन का और आप जैसे सक्रिय लोगों का जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस है, बल्कि आप जागरूकता में भी इसका बड़ा हिस्सा है। मेरा सवाल था सर कि जो भी जैसे आपने बताया कि 30+, तो 30+ का मतलब कोई भी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल मेरा एक छोटा सा शॉप है, एक रिटेल शॉप है, तो क्या मैं भी एलिजिबल हूँ? क्या मेरी संस्था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोप्राइटरशिप कंपनी, नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो क्या मैं भी अप्रेंटिसशिप का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ बेहतर कार्य कर सकता हूँ? अपने जो मेरे वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ मैं बेहतर कर सकता हूँ? थोड़ा इस पर आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम लगा मुझे शशांक जी। ये प्रश्न बहुत ही ज़मीनी प्रश्न है। मैं आपको इस पर एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा। एक समय था जब अप्रेंटिसशिप को करने के लिए शशांक जी केवल आपके पास कम से कम आईटीआई की योग्यता होना अनिवार्य था। अच्छा, तब आप अप्रेंटिसशिप कर सकते थे। ओके। तो इसकी वजह से एक बड़ा युवाओं का एक धड़ा था जो इससे अछूता रह जाता था, ओके, जो कहीं ना कहीं इन देश के युवाओं के बीच में भेदभाव उत्पन्न करता था। बहुत ही एक बड़ी संख्या युवाओं की ऐसी है जो आर्थिक स्थिति परिस्थिति के कारण आगे की अपनी शिक्षा को निरंतर नहीं रख पाते हैं। अप्रेंटिसशिप ने उनके भविष्य को सुरक्षित करने का और संरक्षित करने का काम अप्रेंटिसशिप ने किया। कैसे? क्या आप सोच सकते हैं कि आपके एक ऑफिस के अंदर आपको पानी पिलाने वाला पियोन भी अप्रेंटिसशिप कर सकता है? जबकि आप अगर देखें कि यदि कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में पिछले 5 साल से पानी पिला रहा है तो वो अपने कार्य में दक्षता, योग्यता रखता है उस काम को कुशलता से कर पाने की। आप कह रहे हैं कि वो स्किल्ड है, ऑलरेडी स्किल्ड है, लेकिन उसके पास इस योग्यता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि वो इस बात को सर्टिफाई कर सके कि एक बेहतरीन और कुशल अपने आप में पियोन का काम कर सकता है। तो अप्रेंटिसशिप एक आपके कहीं आपके किसी ग्राउंड पर एक काम करने वाला माली, गार्डनर, क्या आप मान सकते हैं कि वो अपने कार्य क्षेत्र की एक विशेष योग्यता रखता है जिसको आपके आज के सिस्टम में किसी तरह से आप प्रमाणित नहीं कर सकते? लेकिन अप्रेंटिसशिप ने उसकी इस योग्यता को पहचान दिलाने का और उसकी उस योग्यता को उचित मानदंड दिलवाने का काम किया है। अप्रेंटिसशिप ने उसके उस कौशल को निखार के प्रमाणित करने का काम किया है। जहां आपका प्रश्न था, जो संस्थान 29 से अधिक 29+ का डायरेक्ट वर्कफोर्स रखती हैं उनके लिए तो अप्रेंटिसशिप को करना अनिवार्य बनाया भारत सरकार ने, ताकि अधिक से अधिक संस्थान इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और जो संस्थान 29 से कम का अपना खुद का स्टाफ या ऑन रोल एम्प्लॉय रखते हैं उनके लिए ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। वो चाहे तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं और वो युवाओं को इसमें अवसर दे सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो हर कोई इस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और वो चाहे किसी प्रकार संस्थान हो, चाहे वो रिटेल शॉप हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, चाहे वो बीपीओ हो, आईटी इंडस्ट्रीज हो, एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये सभी सेक्टर्स में एप्लीकेबल है। ये
एप्लीकेबल के साथ साथ अनिवार्य है। अनिवार्य है, आप कह सकते हैं अनिवार्य इसको है। सरकार का अनिवार्य बनाने के पीछे का बहुत ही सकारात्मक उद्देश्य था, ताकि अधिक से अधिक संस्थान इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी दें और युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा इसमें अवसर उत्पन्न किए जाएं। तो इसलिए इसको अनिवार्य भी बनाया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, थोड़ा सा आप इस पर और प्रकाश डालिएगा, क्योंकि आपकी बातों से मैं कुछ मुख्य पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा और बेहतर समझ पाएँ। आप ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहना चाहते हैं कि जिन जॉब रोल्स पर हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का कोई ध्यान नहीं था, या फिर कह सकते हैं उस तरह के कोई विकल्प मौजूद नहीं थे, जैसा आपने नाम लिया जो माली है, गार्डनर है, या जो पानी पिलाने वाला है, होम हाउस कीपिंग स्टाफ है, ये इस तरह के जॉब रोल्स हैं, इस तरह के काम हैं जिसमें व्यक्ति सालों तक स्किल्ड होने के बावजूद भी उसको समाज में उतनी उपयोगिता, या कह सकते हैं उतने मापदंडों पर वो वेतन या कह सकते हैं वो इज्जत नहीं मिलती है जितनी बाकी कार्यशैली, बाकी जॉब रोल्स में मिल जाती है। तो आप ये कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप उन जॉब रोल्स पर भी ध्यान देते हुए उनको भी प्रमोट कर रहा है, एम आई राइट? यस, अप्रेंटिसशिप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले एक आम साधारण से युवक को और युवती को अवसर देता है कि वो अपने इस कौशल को प्रमाण पत्र के साथ समाज के बीच लाकर रखे और समाज में उसकी स्वीकार्यता हो। भारत सरकार के उस प्रमाण पत्र के माध्यम से मिलती है। मैं आपको थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ऐड ऑन करता हूँ। यदि आज किसी एक व्यक्ति विशेष के पास ड्राइविंग करता है तो भारत सरकार उसको एक लाइसेंस देती है कि वो गाड़ी चला सकता है, Right. लेकिन वो गाड़ी चलाने में कुशलता और निपुणता रखता है, इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन अप्रेंटिसशिप उसको ऐसा मौका देती है कि आप 20 लोगों में से कुशल लोगों को चुनने में भी उस अप्रेंटिसशिप किए हुए व्यक्ति को वरीयता दें और उसके स्पेशल स्किल को, इसको स्पेशल मानदंड दें। और इस तरह के प्रमाण पत्र अप्रेंटिसशिप को प्राप्त करने के बाद इस तरह के युवक युवती विदेशों में भी नौकरी पाने के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी पाते हैं, बिकॉज उनको भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया कि वो अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल करे हुए हैं। तो इससे उनके लिए अवसर बढ़े हैं और उनकी समाज में स्वीकार्यता बढ़ी है, उनकी आय बढ़ी है। मेरा निशान जी थोड़ा सा एक नकारात्मक सवाल रहेगा, आप इसको माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि देखिए समाज और सरकार और नीतियाँ ये विभिन्न कारणों से, कभी कभी व्यक्तिगत लाभ के कारण, कभी कभी सामाजिक लाभ के कारण, कभी कभी सरकारी लाभ के कारण बनाई जाती हैं, जिस पर जनता को फ़ायदा, हमारा ये अनुभव है पिछले कई सालों का, जनता को फ़ायदा कुछ चुनिंदा स्कीमों में ही मिल पाता है। कई बार उन स्कीमों का गलत तरीके से गलत उपयोग किया जाता है। अप्रेंटिसशिप को लेकर आपने इतना स्ट्रांगली जो अपना पॉइंट रखा है, ये जो प्रामाणिकता की बात आपने कही है, मैं बहुत आपसे ओपनली जानना चाहूँगा, ये प्रामाणिकता किस आधार पर बच्चे के भविष्य को तय करेगी, और इस प्रामाणिकता का समाज में, या कह सकते हैं कि उसकी फ्यूचर जो जॉब्स रहेंगी, उसका जो लिवलीहुड रहेगा, उसके अपग्रेडेशन में ये क्या रोल निभाएगा? मैं चाहूँगा इसको आप शॉर्ट में बताएं कि मतलब देखिए सर, इसमें क्या है आप समझिएगा कि जो कंपनीज़ हैं, आप लोग हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, सरकार भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन अपने किसी भी प्रोडक्ट, अपनी स्कीम का महिमा मंडन करना ये अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता उस सर्टिफिकेट की कितनी है और उससे बच्चे को क्या फ़ायदा होने वाला है? मैं बस आपसे कम शब्दों में उसका जवाब जानना चाहूँगा। मैं आपका ये सवाल बहुत ही ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है और मैं इसके लिए आपको एक ऐसी चीज़ कोट करूंगा जो आप इसकी सराहना करेंगे। डिजिटल एजुकेशन इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी कंपनी है जो अप्रेंटिसशिप के अवेयरनेस वर्कशॉप प्रोग्राम्स को निःशुल्क पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के युवाओं और उद्योगों के बीच में अवेयरनेस सेशंस को करती है, जिसके लिए डिजिटल एजुकेशन को विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा इसके लिए समर्थन और प्रशंसा की जाती है। डिजिटल एजुकेशन जिस स्कीम अप्रेंटिसशिप को धरातल पर उतारने के लिए युवाओं में जागरूकता फैला रही है, वहीं उद्योगों में लगातार अवेयरनेस वर्कशॉप के माध्यम से डिजिटल एजुकेशन उनके डाउट्स को क्लियर कर रही है और इसकी प्रामाणिकता और इसकी जमीनी स्तर पर स्वीकार्यता को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। आपने जहां बोला इसके प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करूं तो अप्रेंटिसशिप का एक सिस्टम है। हर जॉब रोल, हर बच्चा एक जॉब रोल के अंदर इसमें एंगेज होता है। उस जॉब रोल की एक ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन को उस बच्चे को पूरा करने के बाद एक असेसमेंट एग्जाम देना होता है और उस असेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद उस बच्चे को सेक्टर स्किल काउंसिल
एनएसडीसी और उद्योग संस्थान द्वारा जहां उसने अप्रेंटिसशिप को पूरा किया है, एक सामूहिक रूप से एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उस प्रमाण पत्र के माध्यम से बच्चा विभिन्न सरकारी आवेदन जहां पर अप्रेंटिसशिप अनिवार्य है वहां आवेदन कर सकता है। साथ ही भारत सरकार द्वारा इसके लिए एक विशेष पोर्टल भी दिया गया है जहां पर अप्रेंटिसशिप किए हुए अभ्यर्थी अपना आवेदन कर सकते हैं, तरह तरह की आने वाली विभिन्न रोजगार के अवसरों में अपना आवेदन उसके माध्यम से कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप किए हुए बच्चे को अन्य आने वाली सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, राइट? मिलती है, और गवर्नमेंट उसके लिए सेपरेट पोर्टल और सेपरेट व्यवस्थाएं भी बना रही है, राइट? बिल्कुल है। बहुत और अच्छे। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, उद्योगों के लिए इसमें भारत सरकार ने इसको इतना सरल बनाया है कि यदि कोई उद्योग संस्थान अप्रेंटिसशिप करने के लिए किसी युवक या युवती को अवसर देता है और उसकी अप्रेंटिसशिप की अवधि जॉब रोल के अनुसार पूरी हो जाने के बाद किसी भी उद्योग संस्थान को उसको रोजगार देना अनिवार्य नहीं है, और ना ही बच्चे को इसके लिए उन्होंने कहीं से अनुबंधित किया है कि वो कैसे अप्रेंटिसशिप करने के बाद वहीं पर काम करे। तो ये तो बच्चे के लिए एक नेगेटिव, दोनों के लिए ये सरल हुआ। बच्चे ने किसी कंपनी में 1 साल अपनी अप्रेंटिसशिप किया, उसने अपने उस काम में महारत हासिल किया, उसका प्रमाण पत्र उसको सरकार से मिल गया, अब उसके लिए भविष्य में रोजगार के नए अवसर स्किल लेवल पर मिलते हैं उसको। आज एक बच्चा यदि किसी कंपनी के अंदर अगर 1 साल काम कर लेता है तो वो 1 साल काम करने के बाद अपने काम में निपुणता रखता है, और आज भी देश में स्किल लोगों की तमाम उद्योगों को आवश्यकता है। तो ऐसी आवश्यकता और ऐसे खोजकर्ता दोनों के बीच में समावेश बनाने का काम अप्रेंटिसशिप के माध्यम से सरल हुआ है। का निशान जी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जिस तरह से देश में बढ़ रहा है, आप समझ सकते हैं, ऐसे में एक ऐसी स्कीम जिसमें बच्चा 1 साल या अपने एक सीमित समय के लिए एक कंपनी में काम करता है और अचानक से उसको उस कंपनी से अन्य विभिन्न कारणों से निकाल दिया जाता है, तो मतलब मैं समझता हूँ कि शायद ये ऐसा होना चाहिए कि उस बच्चे को एक बेहतर जॉब की या कह सकते हैं नौकरी की एक रेगुलर व्यवस्था उस अप्रेंटिसशिप के माध्यम से होनी चाहिए, ना कि वो बच्चा वहाँ से 1 साल का अपना जॉब रोल पूरा करने के बाद ये तो एक तरह से वो अग्निवीर की तरह। नहीं शिजांग जी, मैं आपकी इस बात को खंडन करूंगा। आप जिस चीज़ को इस तरह से देखते हैं, ये अप्रेंटिसशिप मजदूर और नौकर पैदा करने के लिए नहीं है। अप्रेंटिसशिप किसी के कौशल को निखार के प्रमाणित करने की एक स्कीम है भारत सरकार की। इसके माध्यम से मजदूर पैदा करना देश का मकसद नहीं है, इसके माध्यम से कुशल कारीगर पैदा करना देश का मकसद है। यदि आपके पास अपने कार्य में दक्षता है और कौशल है तो भारत सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लेकर के लोग आत्मनिर्भर होकर के अपना स्वरोजगार का सृजन करके और भी युवाओं को रोजगार के अवसर दे सकते हैं। अप्रेंटिसशिप इसका माध्यम है। आपके इस व्याख्यान और आपकी जोश और ऊर्जा को सुनकर मेरे मन में अभी एक कोटेशन याद आया बहुत ही महान व्यक्ति का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, आपने सुना होगा, ये बात कही थी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, वो कुशलता को बढ़ावा होना चाहिए। बिल्कुल। और आपने बहुत स्ट्रांगली इस बात का खंडन किया। वैसे ये विचार मेरे नहीं है, एक आम जनता के होने सवाल हो सकते चाहिए। हैं। जब भी कोई अच्छी चीज, ये किसी भी अच्छी चीज के रास्ते में होता है, ये पहले भी हमने सुना है, जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो उसके रास्ते में नकारात्मकता जरूर प्रभाव डालती है। लेकिन मैं डिजिटल एजुकेशन की इस मुहिम की सराहना करता हूं और मैं उसका समर्थन करता हूं कि डिजिटल परिवार ने जिस तरह से आज अप्रेंटिसशिप को लेकर के 500 से अधिक उद्योग संस्थानों तक अपनी पहुंच को बनाया है, 20,000 से अधिक सक्रिय अप्रेंटिसों को अपने साथ एंगेज किया है, और डिजिटल ने इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई है कि अप्रेंटिसशिप होने के बाद भी, आम जगह आपने भी जो पिछला सवाल बोला मैं उसी में इसको ऐड ऑन करूंगा, डिजिटल इस बात तक के लिए अपने युवाओं के साथ खड़ा है कि जिन लोगों की अप्रेंटिसशिप पूरी हो जा रही है उसके आगे उनको रोजगार के अवसर देना और उनको आगे भविष्य में स्वरोजगार करने के अवसरों में भी सहायता प्रदान करने का काम डिजिटल एजुकेशन आज कर रही है समाज में। तो सरकार की नीति हो ना हो, परंतु एज अ डिजिटल एजुकेशन, एज अ डिजिटल एजुकेशन के विजन में ही पूरी तरह से मैंने आपको शुरू में बताया, अप्रेंटिसशिप और ट्रेनीशिप जो है डिजिटल एजुकेशन का विजन है। इस कंपनी की विचारधारा को माननीय श्री अर्जुन मिश्रा जो इस ग्रुप के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस पूरे विचारधारा को कंपनी के रूप में परिवर्तित करने के लिए इन्हीं मूल्यों पर काम किया कि अप्रेंटिसशिप और ट्रेनीशिप, हम ये काम डिजिटल एजुकेशन के रूप में जब भी कर रहे थे जब हम खुद डायरेक्ट टीपीए नहीं थे, और तब भी हम इस देश के युवाओं के लिए इस सुविधा को उपलब्ध कराते थे। और हमारे इस डिजिटल परिवार के इन कामों की कार्यशैली को देखते हुए डिजिटल एजुकेशन परिवार को भारत सरकार की संबंधित संस्थाओं द्वारा टीपीए का प्रमाण पत्र दिया गया, और आज ये गर्व होता है आपके मंच से बताते हुए कि डिजिटल एजुकेशन दोनों तरह के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, नैप्स और नेट्स,
दोनों में आधिकारिक रूप से टीपीए नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत आपको बधाई हो इस चीज़ के लिए। मैं अपने अगले सवाल पर बढ़ने से पहले आपके ही कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा और उनको बेहतर तरीके से संक्षेप रखना चाहूँगा। जैसा कि आपने क्लियरली मेंशन किया कि सरकार की नीतियाँ भले ही ये हों कि 1 साल बाद वो या 1.5 साल बाद या जो भी उसका जॉब रोल है, उस बच्चे के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ना ही उस इंडस्ट्री के ऊपर, उस औद्योगिक संस्थान के ऊपर कोई लायबिलिटी है कि वो बच्चे के साथ कंटिन्यू करे। Correct. परंतु डिस्टिल एज अ ऑर्गेनाइजेशन इस बात की पूरी ध्यान रखता है और इस बात को लेकर प्रमोट भी करता है कि बच्चे के भविष्य के रोजगारों को लेकर भी उसको बेहतर विकल्प दिए जाएं, राइट। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डिजिटल एजुकेशन का, और बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है अर्जुन मिश्रा जी का और पूरा परिवार, जो पूरी टीम है आपकी, बेहतर कार्य कर रही है। अगले सवालों में बढ़ने से पहले मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, उनको मैं चाहूँगा आप शॉर्ट में क्लियर कीजिएगा। टीपीए कॉन्सेप्ट, जो कि आपने काफ़ी बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, और डिजिटल एजुकेशन अपने आप में, तो ये टीपीए कॉन्सेप्ट और डिजिटल एजुकेशन किस प्रकार से भूमिका निभा रहा है बच्चों के साथ और इंडस्ट्री के साथ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आप सरल शब्दों में क्लियर करें। भारत सरकार ने जब अप्रेंटिसशिप में प्राइवेटाइजेशन को लाया, तो जब प्राइवेटाइजेशन लाया गया तो इसको और सरल बनाने के लिए भारत सरकार ने इसको प्राइवेट सेक्टर के साथ एनएसडीसी के माध्यम से यूज़र फ्रेंडली बनाने का काम किया। ओके। जब इसको यूज़र फ्रेंडली उन्होंने बनाया तो इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता थी कुछ ऐसी अहम भूमिका निभाने वाली संस्थाओं की जो इसको धरातल पर उद्योगों और युवाओं के बीच में समन्वय बिठा करके व्यवस्थित रूप से इसका संचालन कर सके। उसके लिए उन्होंने कुछ स्पेशल कैटेगरी रखी। जो लोग उस योग्यता के पैमाने पर खरे उतरते हैं उनको भारत सरकार द्वारा टीपीए, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, नियुक्त किया जाता है। और जिन लोगों को टीपीए नियुक्त किया जाता है, यह भारत सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि होती है कि वह अप्रेंटिसशिप को करने के लिए आधिकारिक उनके प्रतिनिधि हैं और इसकी वो विशेष योग्यता रखते हैं, ताकि अप्रेंटिसशिप एक्ट का पूरी तरह पालन हो, युवाओं के हितों की रक्षा हो, उद्योगों में इसके प्रति किसी भी तरह की नकारात्मकता को सकारात्मकता बदलने के लिए टीपीए विशेष योग्यता रखते हैं। तो इसलिए इसमें टीपीए के कॉन्सेप्ट को उन्होंने लाया ताकि अधिक से अधिक संख्या में उद्योग संस्थाओं और युवाओं तक इसकी पहुंच को बढ़ाया जा सके। और डिजिटल एजुकेशन ने टीपीए के रूप में इसमें एक महारत हासिल किया और उन्होंने इसको सिद्ध करके भारत सरकार से इस योग्यता के लिए अपने आप का गौरव हासिल किया। मैं जानना चाहूँगा निशान जी, टोटल कुल संख्या कितनी है टीपीएस की जो भारत सरकार आज के समय की अगर बात करें तो 150 से 170 के आसपास टीपीए भारत सरकार के हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि इस बात को लेकर के लगातार मंथन होते रहते हैं और इसमें जो टीपीएस अच्छा काम कर रहे हैं उनको ही इसमें निरंतर रखा जाता है। जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होता, भारत सरकार उनका विच्छेदन कर देती है टीपीए से। और ये अपने आप में गर्व और हर्ष का विषय है कि डिजिटल एजुकेशन इसमें अग्रणी है और टॉप 5 टीपीएस के अंदर डिजिटल एजुकेशन का नाम गर्व से लिया जाता है किसी भी मीटिंग में। मैं इस बात को भी पूछने ही वाला था कि हम डिजिटल एजुकेशन को टॉप 5 टीपीएस में काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं और आप इसको पूरे गर्व के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़े आपने बताए हैं उन आंकड़ों के हिसाब से तो मुझे लगता है कि कुछ ही वर्षों में डिजिटल एजुकेशन शायद टॉप 1 में भी। आपके मुंह में प्रभु माँ सरस्वती का वास हो। और आपने जिस तरह से बोला, मैं तो बिल्कुल ऐसी आशा रखता हूं कि डिजिटल एजुकेशन जिस तेज़ी से आज उद्योगों से समर्थन प्राप्त कर रहा है, जिस तरह का युवा जोश का समर्थन डिजिटल एजुकेशन को मिल रहा है, आने वाले समय में अप्रेंटिसशिप में डिजिटल एजुकेशन टॉप 3 के अंदर आकर के खड़ी होने वाली है। और ये सब आप लोग बहुत जल्दी, अगर मैं गलत नहीं तो शायद आपकी कंपनी मात्र 5 या 6 साल पहले ही ये यात्रा की शुरुआत हुई है और इस यात्रा में आपने कई सारे पड़ावों को तय भी किया और उतार चढ़ाव आते रहते हैं मार्केट में, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव खबरें भी रहती हैं। तो बहुत सारे उतार चढ़ावों के बावजूद भी डिजिटल एजुकेशन ने इतने अच्छे नंबर्स को हासिल किया। मैं आपकी इस बात को धन्यवाद करता हूँ। और आपने जिस चीज़ को रखा, मैं बार बार कहता हूँ कि यह एक कोई कंपनी नहीं है। डिजिटल एजुकेशन कोई प्रॉफिट मेकिंग एक बिजनेस कंपनी के रूप में स्थापित नहीं हुई थी। इसका पूरा श्रेय जाता है एक युवा एंटरप्रेन्योर श्री अर्जुन मिश्रा, जिन्होंने इस ग्रुप की स्थापना किया 2016 में। और जब उन्होंने इस ग्रुप की स्थापना की तो उनके मूल्यों में और इसके केंद्र में उन्होंने सिर्फ ट्रेनीशिप और अप्रेंटिसशिप को रखा, जबकि उस समय उनकी ये किसी तरह की सामर्थ्य नहीं थी, ना उनके पास टीपीए था, कुछ नहीं था। उन्होंने अन्य साथियों के साथ मिलकर के इसका समर्थन लिया और उन्होंने इस अप्रेंटिसशिप की मुहिम को सबसे तेज़ी से चलाया, बिना ये सोचे हुए कि इसके लिए हमको किसी तरह से कोई समर्थन करेगा, कोई प्रशंसा करेगा, क्योंकि हम टीपीए नहीं थे तो किसी से प्रशंसा मिलने का सवाल नहीं था। उन्होंने निर्विरोध इस चीज़ को समाज के बीच में, युवाओं के बीच में ले जा करके इसके जागरूकता कार्यक्रम, अवेयरनेस वर्कशॉप चलाए और युवाओं के बीच में डिजिटल एजुकेशन अप्रेंटिसशिप को लेकर के उनकी पहली पसंद बना।
और उद्योगों के बीच में जब डिजिटल एजुकेशन ने अपनी गौरवमयी उपस्थिति को दर्ज कराया, कई सेक्टर स्किल काउंसिल ने डिजिटल एजुकेशन के इन प्रयासों की सराहना की और इनको प्रामाणिक रूप से उन्होंने इसके लिए उनको प्रशंसा पत्र दिए। और कई सेक्टर स्किल काउंसिल आज डिजिटल एजुकेशन के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों को और युवाओं के प्रति अप्रेंटिसशिप को किए जा रहे उनके कदमों को सराहते हैं। और इसके लिए पूरे समाज और पूरे औद्योगिक संस्थान, तमाम कॉरपोरेट्स का डिजिटल एजुकेशन आभारी है कि उन्होंने माननीय श्री अर्जुन मिश्रा की इस मुहिम अप्रेंटिसशिप और ट्रेनीशिप का समर्थन किया और इस अप्रेंटिसशिप को बड़े पैमाने पर उन्होंने लागू करने में अपना योगदान दिया। तो तमाम कॉरपोरेट जगत, तमाम उद्योग संस्थान और इस देश के तमाम युवा इस बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने डिजिटल एजुकेशन की इस मुहिम का हिस्सा बना। आप कह रहे हैं कि पर्दे से पीछे रहकर भी मतलब आपकी संस्था ने इतना आगे बढ़कर काम किया, और जिसमें कि कह सकते हैं कि हम एक बात साधारण रूप से समाज में उपयोग करते हैं कि एक तो होते हैं वो फौजी जो बिल्कुल फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं, लेकिन एक हमारे जो कह सकते हैं कि हमारे देश के कुछ ऐसे फौजी भी होते हैं जो गुप्त रूप से देश की सुरक्षा में कार्य रहते हैं। मुझे लगता है कि डिजिटल एजुकेशन के लिए एक वही शब्द चुनना सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। मैं आज की इस चर्चा पर मैं शशांक जी मैं फिर से वापस लौटना चाहूँगा। डिजिटल एजुकेशन के बारे में हम जितना गहराई से बात करेंगे उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमें डिजिटल एजुकेशन के ना मूल्यों को जीना पड़ेगा। आपकी जब चर्चा शुरू हुई तो अप्रेंटिसशिप एक इतना गंभीर विषय था, मैं इस पर थोड़ा सा वापस आपको लेकर के आता हूं, तब आपको समझ आएगा डिजिटल मैं इसी पर लाता हूं आपको, तब आपको समझ आएगा डिजिटल एजुकेशन कैसे काम करता है। डिजिटल एजुकेशन इस गहराई तक काम करता है कि अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत जहां उद्योगों को इसका लाभ दिया जा रहा है ताकि वो भविष्य का अपना वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं, वहीं डिजिटल एजुकेशन अपने युवाओं के प्रति इतना गंभीर है कि अप्रेंटिसशिप में युवाओं का पूरा पंजीकरण करना, युवाओं का पूरा जॉब रोल क्रिएशन के हिसाब से उनका मैपिंग कराना और उसके बाद उनका असेसमेंट करा करके उनको प्रमाण पत्र दिलाना, और इस पूरे उनकी इस अवधि के दौरान जो उनका कोर्स ड्यूरेशन है, डिजिटल एजुकेशन इस बात की भी जिम्मेदारी लेता है कि सरकार द्वारा दिए जा रहे आर्थिक लाभों को भी इन युवाओं तक पहुंचाया जाए। और डिजिटल एजुकेशन पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इस आर्थिक लाभ को देश के युवाओं तक पहुंचा रहा है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा दी जा रही प्रोत्साहन राशि इस देश के युवाओं के सीधे बैंक खाते में जा रही है। इसकी पूरी व्यवस्था डिजिटल एजुकेशन सुनिश्चित करता है। तो डिजिटल एजुकेशन को अगर आप समझना चाहें तो सबसे पहले डिजिटल एजुकेशन को आपको जीना पड़ेगा, इसके विचारों और मूल्यों को समझना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में भी बोला, इस कंपनी की नींव प्रॉफिट मेकिंग पर नहीं रखी गई थी। इस कंपनी की नींव युवा के हितों की रक्षा को लेकर के ट्रेनीशिप, अप्रेंटिसशिप हर युवा के लिए आसान बने, इन्हीं मूल्यों पर रखी गई थी और आज भी डिजिटल एजुकेशन इसी में काम। आपके व्याख्यान से मुझे बहुत सही ज्ञान मिला अप्रेंटिसशिप के बारे में, लेकिन इसी व्याख्यान के दौरान आपने कई बार ऑप्शनल ट्रेड के बारे में बोला। मैं जानना चाहूँगा कि ऑप्शनल ट्रेड एग्जैक्टली क्या है और उसके माध्यम से औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रीज़ अपना कैसे जॉब रोल्स में और नई चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा आप इसमें प्रकाश डालें। शशांक, ये आपने जो ये सवाल पूछा है बहुत ही टेक्निकल सवाल है। एक्चुअली मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता पाऊंगा क्योंकि इस पर जितनी चर्चा की जाए बहुत गहरी जाएगी। पहले जो पारंपरिक अप्रेंटिसशिप थी वो सिर्फ डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के साथ हुआ करती थी, जहां पर सरकार द्वारा निर्धारित डेजिग्नेटेड ट्रेड्स की एक लिस्ट थी। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण का देश में विकास हुआ, कई तरह के काम किए जाने लग गए जिनमें निपुणता हासिल की जा सकती थी। पहले जिन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के अंदर अप्रेंटिसशिप कराई जाती थी वो पूरी तरह से तकनीकी होती थी। बाद में जब इसमें प्राइवेटाइजेशन आया तो प्राइवेटाइजेशन आने के बाद 2500 से अधिक जॉब रोल्स क्रिएट किए भारत सरकार ने, ताकि हर तरीके का काम करने वाले व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र की महारत का प्रमाण पत्र दिया जा सके। तब जाकर के इसके अंदर ऑप्शनल ट्रेड को इंट्रोड्यूस किया गया। अगेन ये बात वही है कि जो जॉब रोल्स आइडेंटिफाई नहीं थे या जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम का पार्टी नहीं थे, ऑप्शनल ट्रेड के माध्यम से उनको भी प्रमाणित कराया। तो ये जो आपने सेक्टर स्किल काउंसिल बार बार आपने बताया, सेक्टर स्किल काउंसिल ये वही संस्था है जो इन्हीं ऑप्शनल ट्रेड को मैनेज करती है, राइट? देखिए, ऑप्शनल ट्रेड को मैनेज करने के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल नहीं, ऑप्शनल ट्रेड को मैनेज करती है एक्चुअली एनएसडीसी। ओके। और उसके अंदर हर कार्य क्षेत्र, जैसे आप बात करें एविएशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, तमाम सेक्टर्स को लेकर के एक विशेष सेक्टर स्किल काउंसिल्स का गठन किया गया, जो अपने अपने फील्ड की एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्रीज की देखभाल करती हैं। अच्छा। उनको सहायता प्रदान करती हैं। कुल कितने सेक्टर हैं निशान जी? आज के समय में भारत देश में 35 से 40 सेक्टर स्किल काउंसिल सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और प्रत्येक सेक्टर स्किल काउंसिल अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी विशेष योग्यता और अपने टीपीएस और अपने औद्योगिक संस्थानों को
पूरा अपना सहयोग दे रहा है, जिसके कारण अप्रेंटिसशिप सरल और सक्रिय काम काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, क्योंकि शायद लोगों को पता ही नहीं होगा कि 35-40 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज मार्केट में हैं, बिल्कुल है, जिनमें कि लोगों को काम, जितना कि मैं आंकड़ों के द्वारा जानता हूँ, ज़्यादातर टीपीएस भी और ज़्यादातर अप्रेंटिसशिप की प्रैक्टिस भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, और वो भी मोस्टली ऑटोमोबाइल या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक या जो प्रमुख प्लांट्स प्रमुख जो बड़े प्लांट जो है, बड़े तरह के जो सेक्टर्स हैं, अधिकतर लोग उन्हीं को जानते हैं। बट ऐसा नहीं है। सभी क्षेत्रों में भारत सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास को ध्यान में रखते हुए सेक्टर स्किल काउंसिल्स को बनाया है। निशांत जी, मैंने जहाँ तक सुना है, मेरा थोड़ा सा जो अब मेरा अनुभव है उसमें मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादातर टीपीएस बचते हैं एसएससी से मिलने से। मैं इस बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि कौन बचता है, कौन क्या करता है, पर मैं डिजिटल एजुकेशन के रूप में इस बात पर गर्व करता हूँ कि डिजिटल एजुकेशन प्रत्येक सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ समन्वय बिठाता है, उनके साथ बाजार में आने वाली नई संभावनाओं पर काम करता है, नए तरह के अवसरों का सृजन करता है, और इसी का परिणाम है कि प्रत्येक सेक्टर स्किल काउंसिल, आप टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल हो, ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल हो, रबर सेक्टर स्किल, आप किसी भी सेक्टर स्किल काउंसिल के अंदर जाइए और आप पता करिए कि डिजिटल एजुकेशन का कोई प्रतिनिधि, यहां तक कि शीर्ष नेतृत्व का प्रतिनिधि डिजिटल एजुकेशन से जाके व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सेक्टर स्किल काउंसिल के अधिकारियों से संपर्क में और व्यक्तिगत रूप से मिलकर आता है, क्योंकि इस देश में संभावनाओं का अपार बाजार है। हमें सिर्फ उन संभावनाओं का सृजन करना है और डिजिटल एजुकेशन के रूप में युवाओं को जितने अधिक से अधिक अवसर हो सके उसका सृजन करके देना है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कह सकता हूं, और शायद हमारे दर्शक भी इस बात को खुले दिल से स्वीकार कर सकते हैं कि डिजिटल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी में बिलीव रखता है। शायद आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ये मूल्य है। मैं अर्जुन मिश्रा, क्योंकि आपके शब्द अर्जुन मिश्रा जी के शब्द से काफी मिलते जुलते हैं, तो मेरे नहीं, मैं आपको बोलूंगा शशांक जी, मेरे शब्द नहीं। आप इस डिजिटल परिवार के किसी भी आप सिपाही से मिलिए, मतलब लो ग्रेड जो आप बिल्कुल सुपरवाइजर, जमीनी स्तर पर काम करने वाले इस डिजिटल परिवार के किसी भी आप सिपाही से मिल लीजिए। कर्मचारी तो होता ही नहीं डिजिटल परिवार में, आप किसी भी आप परिवार के सिपाही से मिलिए, आपको उसके अंदर अर्जुन मिश्रा की झलक जरूर मिलेगी। ये अपने आप में बिकॉज डिजिटल एजुकेशन के नाम में एजुकेशन नहीं है, डिजिटल ने इसको जिया है और डिजिटल एजुकेशन इस पर गर्व करता है, और पूरी तरह से डिजिटल एजुकेशन समर्पित ही इस युवाओं के प्रति एजुकेशन को सरल बनाने में, अप्रेंटिसशिप और ट्रेनीशिप की स्वीकार्यता को बढ़ाने में अपना ध्यान केंद्रित रखता है। इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बात थोड़ा प्रकाश के साथ बताना चाहूँगा कि डिजिटल एजुकेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिसंबर 23, राइट, जब आपका टीपीए द्वारा आधिकारिक गठन हुआ, हाँ, दिसंबर 2023 कुछ आंकड़े एजुकेशन को, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो लेकिन ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है कि अभी टीपीए बनने के बावजूद भी गत पिछले वर्षों से एकमात्र शायद यही संस्था है जो इतना एक प्रोग्राम को प्रमोट करते हुए पर्दे के पीछे रहकर और इतने बड़े नंबर्स को आपने हासिल किए। ये अपना बहुत सराहनीय और बड़ा एक तारीफ जनक कार्य है, और मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं पूरे हृदय के साथ। मेरे अगले सवालों में कुछ मुख्य सवालों, मैं आपके एक सवाल से पहले एक चीज़ यहाँ ऐड ऑन करता हूँ। आपने जो चीज़ बताया वो उसका एक हिस्सा रह गया। डिजिटल एजुकेशन पूरे देश के अंदर लगातार अवेयरनेस वर्कशॉप चलाता है। इसके प्रमाण आपको सोशल मीडिया का ज़माना है, देश के हर कोने से मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको ये जान के और भी ज़्यादा आश्चर्य होगा, डिजिटल एजुकेशन अवेयरनेस वर्कशॉप और स्किल यात्रा जैसे कार्यक्रम जिसमें युवाओं और उद्योगों को जागरूक करता है, निःशुल्क, स्पेसिफिक नेप्स को लेकर, निःशुल्क अप्रेंटिसशिप से लेकर के युवाओं को लेकर के जितने अवसर सृजित किए जा रहे हैं उसकी जागरूकता निःशुल्क करता है। तो इसके लिए तो आई थिंक आपको सरकार से नहीं, मैं आपको इस बात को तो जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि सरकार से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त किए बिना डिजिटल एजुकेशन इस मुहिम को निःशुल्क चलाता है। आप पता कीजिए कि आप देश का ऐसा कोई कोना नहीं है, कोई ऐसा इंडस्ट्रियल फोरम नहीं है जहां डिजिटल एजुकेशन ने अवेयरनेस वर्कशॉप आयोजित नहीं किए हो अप्रेंटिसशिप को लेकर के। साथ ही आज तो आप छोटा मोटा एक कार्यक्रम कर लें, उसमें भी एक रजिस्ट्रेशन फीस जैसा मूल्य होता है। डिजिटल एजुकेशन ये सब निःशुल्क करता है ताकि अधिक से अधिक युवाओं के लिए अवसर सृजित हो, अप्रेंटिसशिप की स्वीकार्यता बढ़े, जागरूकता बढ़े और उद्योग संस्थान अधिक से अधिक अप्रेंटिसशिप में भाग लें। तो कह सकते हैं आपकी संस्था बिना पैसे के सरकार के लिए काम कर रही है? नहीं, बिना पैसे के नहीं। हर बिजनेस को चलाने के लिए फंड जरूर चाहिए, लेकिन इस संस्था का एक उद्देश्य है कि हमें सिर्फ फंड उतना चाहिए जितने में हमारा गुजारा हो और दूसरे का भला हो।
लेकिन कैंपेनिंग एंड अवेयरनेस सेशन इवेंट बिल्कुल करते हैं, हम लोग करते हैं। वो आप स्वयं के वे से बिल्कुल, करते हैं, वो right? पूरी तरह से डिजिटल एजुकेशन अपने ही फंड से करती है और डिजिटल एजुकेशन इसको अपना समाज के प्रति उत्तरदायित्व समझ के करती है। ये समाज के प्रति डिजिटल द्वारा किया जा रहा कोई एहसान नहीं है। समाज ने डिजिटल एजुकेशन को बनाने में अपना समर्थन और सहयोग दिया है, युवाओं ने, उद्योगों ने। तो ये डिजिटल एजुकेशन अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता है कि उनके प्रति जो हमारी जवाबदेही है हम उसको ग्राउंड तक तो मैं कह सकता हूँ डिजिटल एजुकेशन सिर्फ CSR एज अ कंप्लाइंस ना पूरा करते हुए अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी मानकर भी बिल्कुल उसको- कहना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। मेरे अगले सवालों में एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर अभी भी बहुत डाउट रहता है इंडस्ट्रीज़ के मन में, काफ़ी एक बड़ा गंभीर विषय है। DBT ये जो शब्द है, इसको मैं चाहूँगा थोड़ा व्याख्यात करें, और इसमें जो आप लोग काफ़ी बार इसको आप लोग खुले मन से स्वीकारते हैं कि इसमें बच्चे का बेनिफिट कैसे है और इंडस्ट्री का नुकसान कैसे नहीं है। इन दोनों स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आप मुझे थोड़ा सा आपने एक ऐसा वाजिब सवाल पूछा है शशांक जी, जो हर युवा से सीधा संबंध रखता है। DBT इज एक्चुअली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो इस भारत सरकार की एक बड़ी मुहिम रही कि किसी भी तरह का आर्थिक लाभ उसके आखिरी पायदान पर खड़े हुए उसके योग्य व्यक्ति को सीधे उसके खाते में मिलना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि इससे पहले शायद वो उतनी अच्छी, इससे पहले इस तरह का नहीं था। नहीं इस तरह के इससे पहले जो इसमें आर्थिक सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती थी, पहले आर्थिक सहायता भारत सरकार द्वारा सीधे उद्योग संस्थानों को दी जाती थी जो अप्रेंटिसशिप को अपने लागू करते थे। ये तो उद्योग संस्थानों का नुकसान हुआ। नहीं, संस्थानों का नुकसान नहीं हुआ। भारत सरकार ने इसके अंदर बहुत सारी चीजें की हैं, मैं आपको बताता हूं, प्रकाश डालता हूं। पहले अप्रेंटिसशिप के अंदर इसी आर्थिक सहायता को उद्योग संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए दी जा रहा था, ताकि वो अधिक से अधिक इसमें अपनी भागीदारी दें और अधिक से अधिक युवाओं के लिए अवसर सृजित करें। अब जब उनके लिए ये अवसर सृजित होने लग गए तो उद्योग संस्थान पहले से ही सक्षम थे और उनको इसकी जागरूकता पहुंचने के बाद भारत सरकार ने बिना इसको पैसे बचाने की स्कीम बनाने के बजाय इस पैसे को अब ट्रांसफर करना शुरू कर दिया सीधे अप्रेंटिस को। भारत सरकार आज के समय में अधिकतम 1500 रुपए प्रति अप्रेंटिस प्रति माह DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उस अप्रेंटिस के बैंक खाते में भेजती है और इसको भारत सरकार ने पूरी तरह से सिक्योर रखा है। प्रत्येक अप्रेंटिस का लाभ उसको ही मिले, इसके लिए भारत सरकार ने DBT को आधार सीडिंग किया है और साथ ही उसके बैंक खातों को उन्होंने KYC के माध्यम से सुनिश्चित किया कि प्रत्येक अप्रेंटिस की आर्थिक सहायता सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचे। मतलब 1500 रुपए जो आपने बताया, जो गवर्नमेंट सब्सिडी या रिम्बर्समेंट की तरह से हम देख सकते हैं, प्रोत्साहन राशि है, प्रोत्साहन राशि, राइट, ताकि अधिक से अधिक युवा अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकें और अप्रेंटिसशिप में अपना भरपूर तो वो आधार सीडेड है, तो मतलब बीच में कहीं पर भी कोई किसी तरह का उसके पैसे के साथ कोई हेराफेरी नहीं कर सकता है। भारत सरकार ने इसको सुनिश्चित किया है। डिजिटल एजुकेशन इस बात में अपना पूरी तरह से योगदान दे रहा है कि प्रत्येक अप्रेंटिस DBT का लाभ ले और सीधा उसके बैंक खाते में धनराशि उसको समय पर उपलब्ध हो। मेरे अगले सवाल में ना 2 सवाल इंक्लूडेड है, मैं चाहूँगा उसको आप शॉर्ट में और थोड़ा सही कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जो नुकसान मैंने बताया आपको कि इंडस्ट्रियल नुकसान कैसे नहीं हो रहा है, प्लस ये अप्रेंटिसशिप पूरा एक्ट या NAPS प्रोग्राम दोनों को कंक्लूड करेंगे। निशांत जी, मैं जानना ये चाहूँगा कि इंडस्ट्री को नुकसान कैसे नहीं हो रहा है, दूसरा इंडस्ट्री क्यों आपका या उस बच्चे का या उस स्कीम का क्यों सपोर्ट करे और उससे उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए, कुछ चीज़ें ना शशांक जी लाभ और हानि से परे होती हैं जी। उद्योग संस्थान इस देश की बड़ी आर्थिक भूमिका का सक्रिय हिस्सा है। राइट, बिल्कुल ठीक है। इस देश की पूर्ति आर्थिक व्यवस्था को, इस समाज को मजबूती देने में उद्योग संस्थानों की बड़ी भागीदारी है। एक डेवलप्ड कंट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बिना अधूरा है, ठीक है आपने। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहूंगा कि उद्योग संस्थानों का इसमें कहीं कोई हानि नहीं है। अच्छा, इसमें भारत सरकार ने उद्योग संस्थानों से और अधिक भागीदारी निभाने के लिए उनको अप्रेंटिसशिप एक्ट के साथ जोड़ने का काम किया। जिनकी कर्मचारी संख्या 29 से अधिक है उनके लिए इसको अनिवार्य इसीलिए बनाया ताकि वो इसको अवश्य करें। उन्होंने इसको और सरल बनाया ताकि TPA के माध्यम से उद्योग संस्थान बिना डरे, बिना किसी शंका के इसका पूरा लाभ ले सकें। युवाओं को सही इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए TPA अपनी भूमिका निभाए तो उद्योग संस्थानों को समय पर वर्कफोर्स पहुंच सके। उस अप्रेंटिस को जो उस कंपनी के अंदर है उसके पूरे हितों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने TPS का कॉन्सेप्ट डाला ताकि उद्योग संस्थानों के ऊपर किसी तरह का अतिरिक्त कार्यभार ना पड़े, उनको किसी तरह का कोई कंप्लाइंस का डर ना लगे, ताकि उद्योग संस्थान इसको खुले मन से अपना सकें। जहाँ तक हानि की बात किया, हानि नहीं, उद्योग संस्थानों को इससे सबसे बड़ा लाभ है। उद्योग संस्थान इसके माध्यम से
भविष्य में आने वाली ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपना भविष्य का एसेट तैयार कर रही हैं, रेडी वर्कफोर्स तैयार कर पा रही हैं। आज अगर एक ऑटोमोबाइल सेक्टर भविष्य में ईवी में कन्वर्ट होने की अपनी तैयारी कर रहा है तो ईवी का टैलेंट वो कहां से लाएगा? ठीक बात है। अपनी इंडस्ट्री के अंदर आज वो अप्रेंटिसशिप के माध्यम से इस तरह का टैलेंट इन हाउस तैयार करके उद्योग संस्थान ही सबसे ज्यादा इसका लाभ लेने वाले हैं। ये बहुत सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आई थिंक ये बहुत फ्यूचरिस्टिक विषय है अपने आप में। शायद ही कोई सरकार की नई नीति इस पर इतना बेहतर कार्य कर पाएगी जितना ये जो हमारा अप्रेंटिसशिप एक्ट है, और डिजिटल एजुकेशन इसमें इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि युवाओं में अवेयरनेस लाना और जागरूक करना वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन भविष्य को लेकर एक बेहतर स्किल्स फोर्स का निर्माण करना ये बहुत ही ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट और इट्स नॉट अबाउट कंपनी, ये मुझे लगता है कि ज़रूरत है भविष्य की, और इस देश की ज़रूरत है। राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डिजिटल एजुकेशन सरकार के साथ मिलकर इतना बेहतर कार्य कर रही है, अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। मेरा इसी क्रम में एक सवाल और भी है, जैसे कि हम सुनते हैं कि कंप्लाइंस है ये, परंतु ये कंप्लाइंस को सेव भी करता है। थोड़ा देखिए, सा मैं इस बात पर आप जैसा चाह रहे हैं मैं उस तरह की आपको टिप्पणी नहीं दूंगा। ये किसी तरह का कंप्लाइंस को सेव करने का विषय नहीं है, ये अपने आप में अपनी जिम्मेदारी को निभाने का विषय है। किसी भी उद्योग संस्थान का इस पर कोई बड़ा रुचि नहीं है कि मुझे किसी तरह से किसी कर्मचारी का कुछ हित का लाभ लेना है, उसके कुछ हित को बचाना है। हर उद्योग संस्थान चाहता है कि मैं अपने कंपनी के अंदर आने वाले हर कर्मचारी, हर अप्रेंटिस के जीवन में किसी तरह का सकारात्मक बदलाव लाऊं, और हर उद्योग संस्थान इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ यह सुनिश्चित करता है। और उसी का परिणाम है कि आज अप्रेंटिसशिप के अंदर भारत सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम मानदेय से अधिक प्रत्येक उद्योग संस्थान अप्रेंटिस को पे करता है। यह आपको जान के हर्ष होगा कि उद्योग संस्थान खुद चाहते हैं कि भविष्य के लिए अधिक से अधिक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो जो इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे, और उद्योग संस्थान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उद्योग संस्थान और युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा। जहां भारत सरकार और इस देश के हजारों लाखों उद्योग इन युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए, उनके स्किल लेवल को अपग्रेड करने के लिए अपने आप को खुले मन से उनका आवेदन स्वीकार कर रहे हैं, उनको आमंत्रित करते हैं अप्रेंटिसशिप जैसी, नैप्स जैसी स्कीम के माध्यम से, वहीं युवाओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको धैर्य, अनुशासन और सरकार द्वारा चलाई जा रही इन तमाम योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। उनको उद्योग संस्थानों के प्रति उनको भी डेडिकेट होना चाहिए, उनके प्रति उनका समर्थन, अनुशासन और कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी युवा को भविष्य का असेट बनने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। वहीं उद्योग संस्थानों से मैं आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहूँगा कि आप बिना डरे अप्रेंटिसशिप का लाभ लें। अप्रेंटिसशिप आपके उद्योग संस्थान में एक इस तरह का कायाकल्प कर सकता है जिसका आपको परिणाम बहुत ही छोटे समय में देखने को मिलने लगता है। तो मैं तमाम उद्योग संस्थानों को मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूं कि आप डिजिटल एजुकेशन को दिए गए नंबर्स, आप हमारी वेबसाइट, सोशल मीडिया नेटवर्क के चैनल्स, या इस समय आपके सामने जो स्लाइड में नीचे डिजिटल एजुकेशन के नंबर चल रहे हैं, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। आज डिजिटल एजुकेशन पूरे देश में, पूरे देश के प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अपनी सफल उपस्थिति रखता है। हर इंडस्ट्रियल एरिया में डिजिटल एजुकेशन आज सफलतापूर्वक काम कर रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में यदि काम करते हैं, आप डिजिटल एजुकेशन को आप इसके लिए अवसर दे सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन आपके यहाँ पूरी तरह से त्रुटि रहित, कंप्लाइंस आधारित अप्रेंटिसशिप को सफलतापूर्वक संचालित करके दिखाएगा, और डिजिटल एजुकेशन तमाम युवाओं को आपसे जोड़ करके इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देगा। एक जो बेसिक अवधारणा रही थी हमेशा से, जिसको मैं काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के मैं देखता हूँ और वहाँ का जो पूरा आचार इकोसिस्टम है, उसमें मैंने एक बेसिक चीज़ देखी है जो अपने आप में एक गंभीर विषय था। मुझे लगता है अप्रेंटिसशिप अपने आप में उसका पूरा समाधान है कि फ्रेशर कैंडिडेट्स को कोई भी उतना वेटेज नहीं मिलता है, और शायद ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट, हर एक व्यक्ति, मतलब मैं और आप, हर कोई व्यक्ति, कभी ना कभी तो हम फ्रेशर थे, और कभी ना कभी फ्रेशर होने की वजह से वो एक सही अवसर ना मिल पाने के कारण हो सकता है जो राइट स्किल वर्कफोर्स, जैसा आपने कहा, डेवलप हो सकता है, वो नहीं हो पाता है। तो आई थिंक अप्रेंटिसशिप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा, तो ये अप्रेंटिसशिप उस पूरी बड़ी प्रॉब्लम का शायद एक वन वे सिंपल सोल्यूशन है। अप्रेंटिसशिप को डिजिटल एजुकेशन ने एक टैगलाइन के साथ कनेक्ट किया, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। डिजिटल एजुकेशन ने इस अप्रेंटिसशिप को एक नए नारे के साथ जोड़ा हुआ है, उसका नाम है
कमाओ और सीखो। डिजिटल एजुकेशन पूरी तरह से इस पर ही केंद्रित है कि वो युवाओं को इस बात के लिए जागरूक कर पा रहा है कि आप कमाते कमाते सीखिए, सीखने के बाद आप प्रमाण पत्र लीजिए और आप किसी भी इंडस्ट्री की पहली पसंद बनिए। मैं कुछ दिनों पहले एक सरकारी उसमें था, मीटिंग में, इवेंट में। वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी सारे सरकारी अफसरों द्वारा इस बात को बहुत फोर्सफुली प्रमोट किया जा रहा था कि अप्रेंटिसशिप के साथ आप एक टैगलाइन ऐड करो, जिसको हम पढ़ाई के साथ कमाई बोलते हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद डिजिटल ऑलरेडी उस फार्मूला को इस्तेमाल कर रहा है, और मार्केट में इस फार्मूला को इस्तेमाल किए जाने से शायद इस जो ये स्कीम है, ये जितनी कॉम्प्लिकेट है, उसको सरल करके एक्सेप्टेंस उसका बढ़ चुका है। ये पढ़ाई के साथ कमाई अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बोला। विकल्प है। आज भारत सरकार जिस तरह से इस देश के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ रही है और जिस तरह से ये देश आज अप्रेंटिसशिप के माध्यम से अपने आप को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में एक बड़ी तैयारी कर रहा है, डिजिटल एजुकेशन इस बात पे गर्व करता है कि अप्रेंटिसशिप, नैप्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के माध्यम से हम देश की इस मुहिम और युवाओं के इस सपनों की उड़ान का कहीं एक हिस्सा बन पाए हैं। और हमें इस बात का गर्व है कि डिजिटल एजुकेशन के रूप में हमने समाज में अपनी एक गौरवमयी उपस्थिति इस क्षेत्र में दर्ज कराई है और हम भविष्य में इन सभी संभावनाओं के साथ काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी आपका। आपके माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को आपके इस पूरे व्याख्यान को थोड़े से मैं कंक्लूड करके प्रेजेंट करना चाहूँगा, जो कि निशांत जी ने बहुत डिटेल में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को डिजिटल एजुकेशन किस भूमिका के साथ, किस स्ट्रॉन्ग रोल के साथ मार्केट में प्रेजेंट कर रहा है, और इंडस्ट्रीज़ कितने सिंपल वे में इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये एक नेसेसरी कंप्लाइंस है, कह सकते हैं कि नेसेसरी उनकी ड्यूटी है, कंप्लाइंस नहीं बोलेंगे, उनकी ड्यूटी है, क्योंकि ये एक भविष्य की ज़रूरत है, ये हर एक इंडस्ट्री की ज़रूरत है। निशांत जी ने बहुत क्लियर किया कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं, बल्कि रिटेल शॉप्स, आईटी इंडस्ट्रीज़, बीपीओज़ या किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, जहाँ पर मात्र 30, 50, 29 लोग, जो भी मिनिमम गवर्नमेंट कैटेगरी बनाया है, उससे ऊपर जितने भी लोग हैं, उन सबको हम फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी अप्रेंटिसशिप स्कीम के माध्यम से एक लाभ दे सकते हैं। ये अपना बहुत सराहनीय कार्य है। आपकी बात में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, अप्रेंटिसशिप के तहत संस्थानों पर, किसी भी औद्योगिक संस्थान या किसी भी संस्थान पर अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत रखे जाने वाले अप्रेंटिसेस पर किसी भी तरह के लेबर एक्ट, रोजगार कटौती के मामले लागू नहीं होते हैं जी। किसी भी अप्रेंटिस को कंपनी जब अपने पास रखती है अपनी इंडस्ट्री में, तो वो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अधीन आता है। उन पर किसी भी तरह का लेबर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, उनके ऊपर किसी तरह के रोजगार कटौती मामले, उनको हम ट्रेनिंग लागू नहीं, वो अप्रेंटाइज हैं और वो अप्रेंटाइज की ही श्रेणी में रहते हैं। तो उद्योग संस्थानों को इस बात को लेकर के आप एक बार को आश्वस्त कर सकते हैं कि उनको इस दिशा में भी एक तरह का सरकार द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जहां वो रोजगार मामलों से बच सकते हैं। ये बहुत 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 गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पे आपने चर्चा विषय किया, आपने प्रकाश डाला कि इसको लेकर डरना नहीं है। ये एक बेहतरीन स्कीम है, एक सुझावकारी स्कीम है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो छोटी इंडस्ट्रीज़ फेस करती हैं, मैंने देखा है छोटी इंडस्ट्रीज़ में माल फंक्शनिंग प्रैक्टिस होती है, कैश में सैलरी बांटना और नहीं देनी, आपको इसमें पूरी तरह से अकाउंट में देनी है शशांक जी। और इसके माध्यम से जो उद्योग संस्थानों का एक बड़ा दर्द रहा है, एब्सेंटिज्म और अट्रिशन संस्थानों का एक बड़ा दर्द रहा है। अक्सर वो एसोसिएट सेक्टर में जब एसोसिएट्स के साथ जब वो जाते हैं तो एब्सेंटिज्म और अट्रिशन उनको बहुत देखना पड़ता है, लेकिन अप्रेंटिसशिप के माध्यम से आने वाले अप्रेंटिस इसको गंभीरता से लेते हैं, वो अनुशासित रहते हैं और वो इसके प्रति अपनी जवाबदेही को तय करते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री के साथ एक अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो इसके माध्यम से इंडस्ट्रीज किसी भी तरह की संस्था में अनप्लान्ड एब्सेंटिज्म और अट्रेशन को कंट्रोल करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है संस्थानों ने। तो ये उनके लिए एक तरह का बड़ा टूल है, ताकि इसके माध्यम से उद्योग और अप्रेंटाइज दोनों लाभान्वित हो सकते हैं। जैसा कि आपने निशांत जी को सुना, तो आसानी से इंडस्ट्रीज़ बहुत इस स्कीम, इस प्रोग्राम अप्रेंटिसशिप के माध्यम से एब्सेंटिज्म, एट्रेनिज्म जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको समाधान कर सकती है और बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का विकल्प प्रदर्शित कर सकती है। स्किल वर्कफोर्स, हमने काफ़ी डिटेल में बात की उस पर, ये बड़ा गंभीर विषय है और सभी इंडस्ट्रीज़ का इस पर फोकस होना चाहिए, ना सिर्फ अप्रेंटिसशिप की वजह से, लेकिन उनको समझना चाहिए कि भविष्य में अगर उनको अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना है, चूँकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है, विकसित देश हमारा है, हमारी सरकार की और सभी युवाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण एक विचारधारा बन चुकी है। तो इस विकसित भारत में विकसित औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है अप्रेंटिसशिप एक बहुत कारगर स्कीम साबित होगी। मैं शशांक जी आपकी बात में एक चीज़ ऐड ऑन करता हूँ, जो उद्योगों का बड़ा रुचि का विषय होगा और उद्योग संस्थान इसमें विशेष रुचि रखते हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो एक दुविधा से गुजरते हैं। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से सभी उद्योग संस्थान जो CSR करने के लिए एलिजिबल हैं जी,
अप्रेंटिसशिप के माध्यम से वो सीएसआर को भी कवर कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक संस्थान जो सीएसआर के अंदर अपनी एलिजिबिलिटी रखता है वो सीएसआर के माध्यम से अप्रेंटिसशिप के तहत दिए जाने वाले स्टाइपेंड को भी सीएसआर में बुक करके उसका भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने अप्रेंटिसशिप को उद्योगों के लिए और युवाओं के दोनों के हित और रुचि को ध्यान में रखते हुए बहुत तत्परता के साथ इसको डेवलप किया है। और मुझे लगता है उद्योग संस्थानों के बहुत बड़ा नंबर ऐसा है, एक बहुत बड़ी संख्या उद्योगों की ऐसी है जो आज अप्रेंटिसशिप को अपनाए हुए हैं। और मैं तमाम उद्योग संस्थान जो किसी भी तरह के अप्रेंटिसशिप को लेकर के भय महसूस करते हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूं, एक बार आप डिजिटल एजुकेशन के दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। आपके प्रत्येक प्रश्न, आपकी प्रत्येक शंका का 100% समाधान डिजिटल एजुकेशन करके ही आपको संतुष्ट करेगा। डिजिटल एजुकेशंस की सभी ऑफिशियल नंबर और सभी हमारे जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की वो हैं वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। सीएसआर करने का एक बहुत सही तरीका, और आई थिंक मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका, इससे बेहतर सीएसआर कुछ हो ही सकता नहीं हो सकता, जिसमें आपने युवाओं को एक बेहतर भविष्य के लिए रोजगार दिया, उनको उनके स्किल को डेवलप किया। ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो आज के इस सत्र को यहीं समाप्त करते हुए निशान जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अप्रेंटिसशिप को लेकर, औद्योगिकरण को लेकर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर जितना डिटेल में व्याख्यान दिया और डिजिटल एजुकेशन के सराहनीय कार्य को आपने प्रदर्शित किया, इंडस्ट्रीज़ को इन्वाइट किया कि वो आएँ और बढ़ चढ़कर इस स्कीम का हिस्सा लें, और डिजिटल एजुकेशन आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। थैंक यू सो मच निशांत जी।